और यही आपसे भी मैं सबसे पहले यही कि क्या अपडेट आपको लग रही है अब्दुल वाहिद साहब? क्या कुछ इस वक़्त जो है वो सूरत-ए-हाल है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी अपडेट्स आपने दी होंगी। अब इस वक्त ये है कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है कि उसके जितने नेशनल्स हैं वो मिडिल ईस्ट को खाली कर दें, पूरे वेस्ट एशिया से निकल जाएं। इट मीन्स दैट कि कोई बहुत बड़ा अटैक ईरान पे होने वाला है। दूसरे यह है कि जितने डिप्लोमेटिक मिशन हैं उसको जो है बहुत ज़्यादा वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को हटाया जा रहा है। ख़ासतौर से अपने डिप्लोमेट्स वगैरह को जो है अमेरिका शिफ्ट कर रहा है दूसरी जगहों पे। तो ये भी इसी बात का इंडिकेशन है कि एक जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक अमेरिका और इसराइल की हमें देखने को मिलेगी बहुत जल्द ईरान के अगेंस्ट में। तो अब ये है कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। दूसरे ये है कि कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं, कुवैत की गवर्नमेंट का कहना है कि उसने कुछ मिसाइल या ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं जो ईरान की तरफ से फायर किए गए थे। गजा के बारे में बताया आपको अभी फिरोज बख्त अहमद साहब ने, वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो वहाँ की सूरत हाल इस वक्त वही है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी देर तक हमास के बारे में। तो हमास का एक नया ऐलान सामने आया है। हमास ने कहा है कि हथियार डालने वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर गजा से इनखला करे, यानी वापस जाए। इसराइली फ़ौज गजा के आसपास नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें के अंदर जो है तो फिर उसके लिए जो है अपना ताउन देने के लिए हमास तैयार है। तो सवाल यह है कि हमास हथियार उसी वक्त रखेगा जब इसराइली फ़ौज गजा को मुकम्मल तौर पर खाली करेगी और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं। और स्पेन के ताल्लुक से ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि चूंकि स्पेन शामिल नहीं था, अमेरिका और इसराइल का मुखालिफ था, तो इसलिए जो है स्पेन के खिलाफ एक रास्ता जो है वो एक खोला गया और मोरक्को के बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है उनको बड़ी तादाद में वहाँ से दाखिल कराया गया। मैंने कई बार आपके चैनल के थ्रू बहुत सारी बातें कही हैं। मैंने बोला है कि भाई ठीक है, वो मिर्ज़ा गालिब की भी मिसालें 2-3 रोज़ पहले जो है फिरोज़ बख्श साहब ने दी थी। तो भाई मिर्ज़ा गालिब तो फिर भी एक तरह से पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बोल दिया कि मैं सूअर नहीं खाता लेकिन शराब पीता हूँ। मौजूदा मुसलमान ऐसे हैं, बहुत सारे रूलर्स वगैरह और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में आवाज़, हैं आवाज़, आवाज़, आवाज़। कि वो जो है मतलब मेजॉरिटी में होने के बावजूद आवाज़ आ रही है, क्लियर है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर है? जी, जी, अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है, बहुत जी, अच्छी जी, जी। आवाज आ रही है। बुलंद और बाला। तो उस वक्त जो है तो जहाँ तक मेजॉरिटी का है ताल्लुक, जहाँ पे मुसलमान मान मेजॉरिटी में है तो वो बिल्कुल मेराज पे पहुंचे हुए हैं मुनाफिकत के। तो उनको आप रोटी के आप टुकड़े डालिए और कुछ भी करवा लीजिए, खासतौर से सुन्नी वर्ल्ड। तो ये सब जो है मोरक्को वगैरह के जितने क्रिमिनल्स थे मैक्सिमम बड़ी तादाद में वो दाखिल हुए कि भाई हम जो है उस रूट से, हमने डंकी रूट की बात की तो स्पेन वाला रूट है और किस तरह से। तो आप देखिए कि बुल्गारिया वगैरह, उसके अलावा जो है एक रिपोर्ट मैंने बताई थी आपको तकरीबन 15-20 दिन पहले, लास्ट मंथ एक शाया हुई थी और वो कई जगह, और उसके अलावा अल जज़ीरा ने भी चलाया था उसको, कि 2 साल से जब से जो है वहाँ पे फ़ौजकशी चल रही है इसराइल की, निहत्थे फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, उसका जो भी डिफेंस का इम्पोर्ट है, जो वो बहुत सारे मुल्कों से मंगाता है हथियार, उसमें 8% या उससे ज़्यादा, तकरीबन 8 से 10% के आसपास मुस्लिम मुल्कों ने हथियार दिए इसराइल को। और भी बहुत सारे मुल्कों का नाम है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, भारत है, अमेरिका है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो उसमें जो है मुस्लिम मुल्कों का भी नाम था, उसमें तुर्किया था, उसमें मुत्तहदा अरब इमारात था, उसमें अज़रबैजान था, उसमें मलेशिया का नाम था। और ये सारे ममालिक कैसे हैं आप जानते हैं, इनके बड़े-बड़े हुक्मरान हमेशा फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो सूरत-ए-हाल ये है कि किस तरह के रूलर्स हैं मुस्लिम मुल्कों में, कहाँ की अवाम है, कोई भी चाहता खरीद लेता है। अब कुछ ग्राउंड जो है इन्वेशन की बात चल रही है कि इस तरह का एक जो है, एक तरंदाज़ी जो है, या उसको हर तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है अमरीका। तो कहाँ से, पाकिस्तान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के उससे, और जो है अज़रबैजान कैस्पियन सी वगैरह का है, और उधर वो सब है, आर्मीनिया है। तो ये बहुत सारे फ्रंट हैं जो अमेरिका, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब जंग होती है तो बहुत सारे जो है इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है। तो उसके अंदर प्रोपेगेंडा भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस बात का गालिब गुमान है कि अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा हो कि भई वो सब जो है उसने ऐसा किया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेकिन ईरान का भी एक ईरान ने भी खबरदार किया है, एक वार्निंग जारी की है, अलर्ट इशू किया है कि अगर हम पर कोई अटैक होता है, हमारे जो है बिजली वगैरह के या इनके इंस्टॉलेशन वगैरह को, इलेक्ट्रिसिटी के या पावर प्लांट्स वगैरह को फर्दर जो है कुछ होता है तो फिर हम जो है इसराइल की भी बत्ती गुल कर देंगे। यानी अगर तेहरान अंधेरे में डूबा तो तेल अवीव को भी अंधेरे में डुबो देंगे। सवाल वही आता है मेरा कि हम लोग जो है तकरीबन देखिए पिछले साल से ही डिस्कस कर रहे हैं, तकरीबन 7-8 महीने हो गए। मैंने कई बार कहा है ईरान की बहुत सारी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है क्या करता है ईरान। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है कि भाई अटैक उस पर कुवैत से, बहरैन, कतर वगैरह से आ रहे हैं, उन पर अटैक कर रहा है। सवाल यह है कि आप बर्बाद भी कर दें इन सारे अरब देशों को, न्यूक्लियर वेपन डाल दें, मिट जाए सफ़े हस्ती से, ईरान पर अटैक फिर भी होते रहेंगे। तो जो असल है जड़, उस पर ईरान क्यों अटैक नहीं कर रहा है? उसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। इसराइल को आप मारते रहिए, किसने रोका आपको? भाई अमेरिका दबेगा ही उस वक्त जब आप इसराइल को मारते रहेंगे। और जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, वो अमेरिका के साथ हुआ था, इसराइल के साथ नहीं था मुआहदा कि भाई। तो कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका डायलॉग टेबल पर उसी वक्त आया था जब इसराइल के अंदर बमबारी हुई थी, तबाही शुरू हुई थी। तो अब बहुत सारे सीरियस क्वेश्चन ईरान के ताल्लुक से शुरू हो गए हैं कि भाई आप जो है मुस्लिम मुल्कों पर तो बमबारी जारी है आपकी, ठीक है, रीजन है उसका, जेन्युइन रीजन है कि भाई वहां से अटैक हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहां पे बड़े बड़े फाइटर जेट शेल्टर्ड हैं अमेरिका के, वहां पे हैं, तो आप इसराइल पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ईरान के पास मिसाइल नहीं इसराइल तक पहुंचने के? पूरी दुनिया जानती है, सैकड़ों मिसाइल होंगे ईरान के पास। तो जब तक ईरान भरपूर वार इसराइल पर नहीं करेगा, अमेरिका वगैरह नहीं झुकेंगे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है, ईरान को अपनी पूरी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए। बड़े बड़े बयानात, और मैं फिर बताऊंगा, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं आपके चैनल पे जब से आना शुरू किया, कि अगर हिजबुल्लाह के साथ फुलझड़ी छोड़ने वाली कहानी ईरान ने न की होती, जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ, इसराइल ने अटैक किया गजा पर। मैं कोई ईरान विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमें हर तरह की बात जो है, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और एक जो है टोटलिटी में चीजों को देखना चाहिए। अगर हिजबुल्लाह को उसी वक्त जो है एक्टिव कर दिया होता स्ट्रांगली, और उसने मिसाइल दागने शुरू कर दिए होते बहुत हेवीएस्ट उसके अंदर, तो फिर जो है विद इन फ्यू डेज इसराइल जो है डायलॉग टेबल पे आ गया होता, गजा वगैरह का इतना वार एस्केलेट नहीं करता। लेकिन हिजबुल्लाह क्या था, फुलझड़ी छोड़ रहा था। 10 रॉकेट दाग दिए, 5 रॉकेट दाग दिए, चुपचाप बैठ गए, फिर उधर देख रहे थे क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि आप दुश्मन पे भरपूर वार कीजिए। इसराइल ने जो पहला ईरान पर अटैक किया था वो भरपूर था, कई सारे मिलिट्री जनरल मारे गए, सब कुछ हो गया। और आप जो है सिर्फ हिजबुल्लाह वगैरह सिर्फ रॉकेट दाग रहे हैं। हो सकता है कैजुअलिटीज इसराइल में हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन सवाल यह है कि वहां की कोर लीडरशिप या उस तरह के जनरल्स क्यों नहीं मारते हैं आप? टारगेट कीजिए, आप मारिए। इसराइल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ईरान इतना बड़ा, जुमा जुमा 8 दिन की औकात नहीं है इसराइल की। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसा अटैक ईरान ने किया होगा इसराइल पर, सीवियर अटैक, जिससे इसराइल बिलबिला उठा। उसके बाद कोई भी ऐसा अटैक ईरान का इसराइल पर देखने में नहीं आया। तो बहुत सारे क्वार्टर से, बहुत सारे जो है उससे सवालात उठने शुरू हो गए ईरान की पॉलिसी पे। तो ईरान की जो मौजूदा लीडरशिप है, उनको इस पहलू से सोचना चाहिए। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, कई बार ये सवाल उठे हैं जो आप कह रहे हैं, और सवाल बड़े वाजिब हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग हुआ है और एक मुजरिम के तौर पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, अगर ईरान या और लोग उस पर करते हैं, ये मेरी अपनी सोच है, तो हो सकता है सोच रहा हो कि वो मजलूम की श्रेणी में आ जाता। तो उसको एक तो बराहना करना था कि ये इनकी जालिमाना हरकत पूरी दुनिया में आश्कार हो जाए और सामने आ जाए कि कितने बड़े जालिम हैं, और क्या क्या साजिशें करते हैं, किस तरह की साजिशें करते हैं। और फिर जैसे होता है ना, कई बार घोड़े को कहते हैं कि भाई इसको और थोड़ा पक जाने दो, डॉक्टर कहता है अभी ऑपरेशन लायक नहीं, थोड़ा सा और पक जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मतलब ये इस तरह से मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा और पक जाए और उसको गल जाए, तो क्या है, ऑपरेशन बड़ी आसानी होती है। कच्चा थोड़ा कभी ऑपरेशन उसमें नहीं किया जाता, क्योंकि वो दर्द भी देता है और वो नुकसान भी होता है बॉडी को। तो हो सकता है कुछ इस तरह का प्लान इनके पास हो, मंसूबा हो, और स्ट्रेटेजिक वार इन्होंने की कि ताकि ये पूरी तरह से खुल के
सामने आ जाए। और शुरू में अगर होता तो दुनिया जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा किए हुए है, पूरी दुनिया के मुजरिम, इनकी दहशतगर्दी, इनकी हैवानियत, यानी सब कुछ आप देखिए कि अब दुनिया के सामने है। और इसीलिए ये अलग थलग भी पड़ रहे हैं। और अवाम में सबसे बड़ी जीत ईरान की मुझे ऐसा लग रहा है ये है कि सच्चाई सामने आने के बाद अब्दुल वाहिद साहब, अवाम में जो इजराइल के तई गुस्सा है और ईरान के तई जो है वो एक मोहब्बत व अकीदत है, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये चीज ईरान के अंदर भी देखने को मिली कि वहां पे 156 दिनों से लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने यही आज कहा कि साहब अब जो भी फैसला होगा वो ईरान के अवाम करेंगे, ये ईरान जो है अवाम के हवाले, अवाम जो है तय करेगी। तो इस तरह की चीजें जो देखने में आ रही है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज है। एक बड़ी खबर आ रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। अमेरिकी जनरल ने पेंटागन को खबरदार किया है कि उसके पास अब इतनी नेवी डिजास्टर्स नहीं है कि वो इजराइल को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचा सके, क्योंकि तबाहकुन कार्रवाइयों और देखभाल के मसाइल के बायस इनकी दस्तयाबी मजीद कम हो गई है। अब ये जो पेंटागन की तरफ से रिपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि इसको भी बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। और ये कोई नई रिपोर्ट नहीं बल्कि लगातार इस तरह से आ रही। तो एक तो ये इस पे मैं चाहूंगा कि फिरोज बख्श साहब जरूर अपनी जो है वो राय दें। दूसरा, यहाँ पे जयदीप सिंह गुंजाला ने साहब ने लिखा है कि यूएस ने अपने चूहों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपने अपने बिलों में छुप जाएं, क्योंकि ईरान क्षेत्र में कहीं भी उन्हें टारगेट कर सकता है। तो ये जब चूहों की बात आई तो मैंने कॉलम लिखना शुरू किया था सहाफत में मैं जब था, ये आज से तकरीबन 17 साल पहले की बात है। 15 साल पहले एक मज़ाहिया कॉलम में लिखता था, चूहों की मजलिस शूरा। तो और ये मैं ले आया था, मैंने एक किस्सा पढ़ा था, चूहों की सभा। तो उसमें जहाँ पे ये किस्सा खत्म होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, दादा वो घंटी बांध दो तो बिल्ली जब चलेगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा और हम घुस जाएंगे अपने अपने बिलों में। कहा था सब तो ठीक है लेकिन ये गले में घंटी बांधेगा कौन। तो वहीं से सभा खत्म हो गई। तो मजलिस शूरा जो है, फिर उसमें कुछ लोग, हालांकि मेरी नीयत ये नहीं थी, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया था सभा को शूरा। तो उन्होंने कहा भाई ये शूरा बड़ा मुकद्दस लफ्ज है और ये वो, तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लफ्ज तो सब मुकद्दस है और उसका इस्तेमाल हमने कोई ऐसा बुरा नहीं किया। बड़ा पॉजिटिव उसमें मैं लिखता था। और हर एक नए मौजू पे जैसे कुछ होता था तो उस पे मैं उसको किताब, हाँ चूहों की मजलिस शूरा बैठ गई और अब एक शुरू हो रही है डिस्कशन। बहरहाल तो अभी याद आ गया। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा, परवीन गुलबशर साहबा लिख रही हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ईरान को पूरी ताकत से हमला आर पार ही करना चाहिए। अभी इजराइल कमजोर है, चूंकि अमेरिका अभी इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा पहले की तरह। तो ये भी इनकी बात गुलबशर साहिबा की सही है और गुलबशर साहिबा कई बार कह चुकी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल वाहिद साहब ने जैसे कहा था कि प्री जो है उनको पहले हमला कर देना चाहिए, प्रीएम्प्टिव, और वो अब ईरान ने अभी कुछ किए हैं। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अभी चूंकि यूरोप के जो ममालिक है उन्होंने भी थ्रेट किया था ईरान को और बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ अपना सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी उनके पास जो बड़ी ताकत है जंग करने के बजाय स्टेट ऑफ हुर्मुस और बाबुल मंदब, वो कम बड़ी ताकत नहीं, नीचे से जो इंटरनेट सप्लाई लाइन जा रही है वो भी उनकी ताकत है। तो जाहिर सी बात है कि हमला करेंगे, जंग करेंगे, नुकसान बहुत होगा, ये जालिम लोग हैं। तो बहरहाल अब तो यहाँ पे फिरोज बख्श साहब, जो अब्दुल वाहिद साहब ने कहा है, आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह से देख रहे हैं चीजों को, और ये ख्याल रहे कि पेंटागन से जो रिपोर्ट आई है वो अमेरिका के हक में नहीं है। जी, ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब
पेंटागन तो रिपोर्ट देता है दो, और दिन में कम से कम एक रिपोर्ट जरूर देता है। कुछ जो है हवाला हमें मिल जाता है, कुछ का हवाला नहीं मिलता। लेकिन पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जो पेंटागन रिपोर्ट कर रहा है, और अ, उसमें जो है डैन केन ने भी कुछ इसी तरह का इजहार ख्याल किया था कि अमेरिका को अभी थोड़ा सा कंट्रोल से काम लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक तो ये कि हथियारों की जो उपलब्धि जिस तरह की वो चाह रहा है वो नहीं है। ट्रम्प साहब जो है वो जैसे ना एक वो वॉर में एक डबल वो चलता है सिस्टम, कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया दुश्मन का, दूसरी जानिब ये कहा जाता है अभी थोड़ा सा हम जरा हमने अपने को संभाल के, हमारी कुमक आ जाए, हमारे हथियार सिपाही आ जाए, हम तब अटैक करेंगे। ये चल रहा है वहाँ यूएसए में। और ये मतलब अभी आप मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा, डायग्रेस करूंगा, कि आपने बात करी थी चूहों की मजलिस शूरा वगैरह की, तो वो हम भी पढ़ा करते थे। ये 15 साल पहले की बात है, 2011 में आपके ये लगातार कॉलम आया करते थे, और उस वक्त बहुत अच्छा आप लिखा करते थे। और इनकलाब में आपके कॉलम्स तो इतने नहीं आते थे, लेकिन ये कि आपकी रिपोर्ट्स बहुत मानी खेज होती थी। और उसको जैसे आप आज बयान कर रहे हैं आज के माहौल में, उसको हम कहेंगे अंग्रेजी में सटायर या एलिग्री। खैर, अब मैं आता हूँ मौजूदा हालात पे। ऐसा है, देखिए देखिए कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले तकरीबन 99 दिन रहते हैं, टू बी एग्जैक्ट 100 से कम। और आगे पीछे नेतन्याहू का भी इलेक्शन है। अब ये दोनों ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा हम कर दें कि हमारी लाज रह जाए और हम अपनी खाल को बचा लें। ये दोनों ये सोच रहे हैं, और इसमें दोनों में एक तरह का तजाद भी है कि ट्रम्प साहब सोच रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो हैं ये ख्वाह मख्वाह अपने को मेरे ऊपर लाद रहे हैं, और वही नेतन्याहू का भी है। किसी ने नेतन्याहू से इंटरव्यू किया था इसी बात को लेकर, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया था कि हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और न हम में कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हम बराबर के हैं। इस तरह की बात कही थी, और अपने ताल्लुक से उसने ये बात सही कही थी। तो ये दोनों जो है तबाही और बर्बादी के मामले में मिडिल ईस्ट में ये बराबर से एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये देखिए, मैं एक चीज में और ऐड कर दूं कि अब जैसे ईरान का जो मामला है, गालिबन आपने बात कही थी प्रीएम्प्टिव की, क्या है ईरान ने अब जो पिछले 2-3 रोज में या 2-4 रोज में जो भी अटैक्स किए हैं, वो अटैक्स प्रीएम्प्टिव अटैक्स थे। ईरान भी इनको टेस्ट कर रहा है, जैसे ये ईरान को टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट किया है इन्होंने माजी में, ईरान ने भी ये प्रीएम्प्टिव अटैक करके टेस्ट किया है। लेकिन इन प्रीएम्प्टिव अटैक्स में एक चंद जो अहम काम हुए हैं वो ये हैं कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, खास तौर से कुवैत के अंदर, ठीक है, कतर के अंदर, जॉर्डन के अंदर, यूएई के अंदर, काफी हद तक बहरीन के अंदर, ये इनका तिया पांचा हो चुका है, और यहाँ से लोग भी इनके जा चुके हैं, ये खाली हो चुकी हैं। और अगर कुछ बेसिस में अगर ये लोग रहते हैं, तो इन ममालिक के जो दीगर ममालिक हैं जहाँ बेसिस हैं, उनके जो बाशिंदे हैं, उनके जो यानी रहने वाले हैं, वो अपनी हुकूमतों के साथ बज़ाहिर नहीं हैं, और वो ईरान को एक प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, और इस निगाह से देखते हैं कि जैसे ईरान ने जो भी कुछ किया है अमेरिकन बेसिस को उनके ममालिक में तबाह बर्बाद करके, वो अमेरिका ने एक सही काम किया है। अब ये देखिए, अगर ये बात थोड़ी आगे बढ़ती है तो ये भी हो सकता है कि ये
जितने भी ममालिक हैं जिनके मैंने नाम लिए, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो आपका ये जॉर्डन है या और कोई मुल्क है, तो ये भी हो सकता है कि अगर कुछ दिनों बाद ये जो और ये फ़लस्तीन में भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर महमूद अब्बास से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, कि इन बादशाहों को, इन नवाबों को पब्लिक जो है एक इस तरह का इस रवैये पे उतर आए कि इनसे कहे कि भाई तुम अब जाओ यहाँ से, और ये जो तुमने काम किया अमेरिकन बेसिस को यहाँ पर जगह देके और इनकी गुलामी करके, अपनी हर चीज़ उनको देके, रुपया पैसा, और तो ये हम इसके लिए, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, तो अंग्रेज़ काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे थे यहाँ की जनता को रिझाने की, बहुत कुछ दे रहे थे, बहुत, और ख़ास तौर से जो एक ऊपर का तबका था, जो जिनको आप फ्यूडल तबका कहते हैं, उनको भी काफ़ी इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है काफ़ी रुपया पैसा, पोजीशंस, आईसीएस ऑफिसर्स, काफ़ी कुछ बनाया। लेकिन आम जो जनता थी वो इससे खुश नहीं थी। वो कहती थी हमारा मुल्क हमारा, इसको सॉवरेनिटी बोलते हैं ना, हमारी सॉवरेनिटी महफूज रहनी चाहिए। हमें कोई मैकॉले का प्लान नहीं चाहिए, हमें कोई अंग्रेज नहीं चाहिए, हमें अपना मुल्क जैसा टूटा फूटा है मामूली सा, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। यही चीज जो है ये तमाम मिडल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक में आ गई है, हत्ता के सऊदी अरब में भी आ गई है। अब वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक दिन ये भी हो सकता है, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ सेंटेंस में, हमारे दोस्त प्रोफेसर पाशा साहब आ गए हैं, कि ये जनता जो है हावी हो जाए और जनता का राज हो जाए, और इस तरीके से वहाँ इनकी बेसिस मुकम्मल रूप से खत्म हो जाए। डॉक्टर मुमताज।